हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का लोधा जी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए थर्ड ईयर में दोस्तों अंतरराष्ट्रीय राजनीति अर्थात इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर हमारा सेशन कंटिन्यू चल रहा है, जिसमें आज का हमारा सेशन होगा शक्ति संतुलन। जी हाँ दोस्तों, बैलेंस ऑफ पावर पर आज हमारा डिस्कशन होगा। और लास्ट के सेशन की तरह दोस्तों कंटिन्यूअसली इसी प्रकार सेशन आपको पर डे चलते रहेंगे, बट कभी कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है जिस कारण से गैप हो जाता है। जैसे कि कल क्लासेस नहीं हो पाई, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ चुकी थी। अब चूंकि दोस्तों ये ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस तो है नहीं, सिर्फ हमारे अवेलेबल हो जाने से मात्र क्लासेस हो जाए। ऑनलाइन क्लासेस से कभी कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहती है। हमारे सब कुछ ठीक ठाक होने के बावजूद भी जो है कहीं ना कहीं कुछ इंस्ट्रूमेंट में प्रॉब्लम हो जाती है, जिससे कि क्लासेस को होल्ड करना पड़ता है। तो दोस्तों इसको लेकर के ज्यादा निराश ना हो, क्लासेस कंटिन्यू ही मिलेगी। हाँ, कोशिश पूरी कर रहे हैं दोस्तों कि आपके एग्जाम से पहले आपका ये सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाए। चलिए, अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत दोस्तों इसमें आज हम शक्ति संतुलन पर बात करेंगे, जानेंगे इसके आवश्यक जितने भी आवश्यक बातें हैं, सब बातों पर एक एक करके चर्चा करने का प्रयास करेंगे। और हर एक पहलू पर दोस्तों हम पूरा बारीकी से इसको जानेंगे और पूरी बारीकी से इसका अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करें उससे पहले बता दूं आप लोगों को कि कोई भी दोस्त अगर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं और कहीं प्रॉब्लम आ रही है आपको कि यूट्यूब पर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म ना मिल पा रहा हो जो आपको पूरे सब्जेक्टों को टॉपिक वाइज टॉपिक एक्सप्लेन करवा दे, या फिर कि विद नोट्स आपको अच्छे से यूट्यूब पर ही फ्री ऑफ कॉस्ट कोई सेशन ऐसा मिल जाए, तो दोस्तों प्रज्ञान हिंदी को एक बार विजिट कीजिए। यूट्यूब चैनल ही है, ओपन प्लेटफॉर्म है, निशुल्क रूप से सभी लेक्चर और नोट्स वगैरह सब कुछ आपको वहां प्रोवाइड की जाती है। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, वहां से भी आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने सेशन की डायरेक्टली। और जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, फर्स्ट यूनिट में 5 टॉपिक और 5वां आज का फर्स्ट यूनिट का 5वां लास्ट टॉपिक होने जा रहा है शक्ति संतुलन। और इसके तुरंत इसके बाद में हमारे जो है सेकेंड यूनिट स्टार्ट हो जाएगी। चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा किस किस पर होगा, क्या चर्चा हम इसके अंतर्गत करने वाले हैं, किस किस टॉपिक की चर्चा करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे, देखिए सबसे मेन तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, क्योंकि अभी कुछ बीए थर्ड ईयर की ऐसी यूनिवर्सिटी है जिनमें सिर्फ 2-3 पहलू पर ही चर्चा की गई, जैसे शक्ति संतुलन का अर्थ और 1-2 परिभाषाओं के साथ में ही शक्ति संतुलन को बनाए रखने या स्थापित करने के लिए उसके कुछ साधन। तो 2 बिंदु आपको वहां पुस्तकों में देखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों आपको आवश्यकता है कि आप इस पूरे कंसेप्ट को डिटेल में समझें। उसी के लिए मैं दोस्तों एक्स्ट्रा कुछ टॉपिक लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। जैसे सबसे पहले हम व्याख्या पर डिस्कस करेंगे, उसके बाद में शक्ति संतुलन का अर्थ समझेंगे, अर्थ के बाद में इस शक्ति संतुलन की विशेषताओं पर भी फोकस करेंगे। मतलब ये कि 6 टॉपिकों पर बात करने के बाद में हमारे पास इतना डेटा होगा दोस्तों कि फिर आपके पास डेटा की कोई कमी नहीं होगी। आप कितने भी शब्दों में एग्जामिनर आपसे पूछे, आप सटीक रूप से उसको लिख सकते हो। आपके पास बहुत सारा मटेरियल हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं और अपने सिलेबस में अगर आपको 2 ही पॉइंट आपकी बुक में मिल रहे हैं ना, कि पद्धतियां या साधन, शक्ति संतुलन स्थापित करने के साधन और शक्ति संतुलन का अर्थ, अगर ये 2 पॉइंट भी है, उसके बावजूद भी आपको 6 ही टॉपिकों की तैयारी, 6 ही पॉइंटों की तैयारी करनी है। आपको याद रखिएगा ना, नोट्स 6 पे ही बनाना आपको। चलिए शुरुआत करते दोस्तों, एक एक करके आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं व्याख्या की। दोस्तों शक्ति संतुलन की जब हम बात करते हैं, शक्ति संतुलन की बात करते हैं, तो जैसा शब्द को पढ़ने से क्या प्रतीत होता है, शक्ति संतुलन मतलब क्या होता है इसका दोस्तों, कि विभिन्न देशों के बीच में शक्तियों में संतुलन बना रहे, शक्तियों में संतुलन बना रहे। इसके लिए विश्व स्तर पर कुछ प्रयास किए जाते हैं या किए जा रहे हैं, है ना। तो शक्ति संतुलन का एक सिद्धांत दोस्तों, शक्ति संतुलन का सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में प्रसिद्ध है, या कहें कि प्रचलित है। क्योंकि जहां पर पूरे विश्व स्तर पर विभिन्न देश हमेशा ही हर एक तरीके से प्रत्येक प्रकार का साधन अपना करके अपने आप को शक्तिशाली बनाने की उस होड़ में जो है लगा हुआ है। तो इसके कारण से कहीं ऐसा ना हो जाए कि विश्व स्तर पर कोई राष्ट्र इतना अधिक शक्तिशाली हो जाए कि वो अन्य राष्ट्रों पर दबाव बनाना प्रारंभ कर दे या उनको जो है उसके नियंत्रण में लेना प्रारंभ कर दे। इन सब के लिए आवश्यक है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति व्यवस्था अगर कायम रखनी है तो फिर सभी देशों के बीच में शक्तियों के मध्य संतुलन बना रहना चाहिए। कोई राष्ट्र इतना अधिक भी शक्तिशाली ना हो जाए कि वो अन्य राष्ट्र की स्वतंत्रता को छीन सके। क्लियर है। तो इसी कारण से दोस्तों अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस शक्ति संतुलन का अत्यधिक महत्व है, ठीक है ना। अच्छा,
इस सिद्धांत को कुछ और नामों से भी जाना जाता है। शक्ति संतुलन सिद्धांत को अन्य नामों से भी जाना जाता है। ये नाम मैंने दिए आप लोगों को, इन 3 नामों को अच्छे से रट लीजिएगा। ये तीनों नाम अच्छे से रट लीजिएगा एग्जाम के दृष्टिकोण से, या ऐसा कहें कि जब आपका पेपर एग्जाम में दोस्तों शक्ति संतुलन सिद्धांत के स्थान पर ये इस प्रकार के ये नाम भी आ सकते हैं, जैसे अंतरराष्ट्रीय संबंधों के आधारभूत सिद्धांत, ये नाम भी आपको देखने को मिल सकता है, या फिर सामान्य सामाजिक सिद्धांत की अभिव्यक्ति, है ना, राजनीतिक का यथासंभव मूलभूत नियम, तो इनमें से कोई नाम भी देखने को मिल सकता है। इसलिए शक्ति संतुलन का सिद्धांत के ये 3 नाम अन्य याद रखिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं व्याख्या में। अब इतनी बात तो अब आपको समझ आ चुकी है कि शक्ति संतुलन एक्चुअल में क्या है और ये क्यों जरूरी है, ये भी आपको समझ आ चुका है मोटे मोटे रूप से। अब थोड़ी अंदर चल के थोड़ा डीप में बात करते हैं कि दोस्तों जहां राज्यों के समुदाय होते हैं, राज्यों के समुदाय कहां होते हैं, जहां पर जैसे एक समाज में समुदाय होते हैं अलग अलग, एक देश के अंदर विभिन्न समुदाय होते हैं, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग देश क्या कहलाएंगे, उसके समुदाय कहलाएंगे, है ना। तो जहां राज्य समुदाय होते हैं वहीं शक्ति संतुलन का सिद्धांत क्रियाशील होता है। मतलब सिंपल सी बात है, शक्ति संतुलन का सिद्धांत कहां पर कार्य करेगा, जहां पर राज्यों के समुदाय होंगे, मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। सिंपल सी बात है ना। और इसके महत्व के कारण ही दोस्तों कौटिल्य ने भी अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में शक्ति संतुलन सिद्धांत का वर्णन किया था। क्लियर है? तो दोस्तों शक्ति संतुलन के जो ये सिद्धांत है, इस सिद्धांत के माध्यम से दोस्तों विभिन्न देशों की जो अंतरराष्ट्रीय स्थिति होती है, कहें कि जो अंतरराष्ट्रीय घटनाएं हैं, इस सिद्धांत के माध्यम से या कहें कि शक्ति संतुलन की सहायता से ही अंतरराष्ट्रीय घटनाओं को और उन विभिन्न देशों के राजनीतिज्ञों की नीतियों को समझने में सहायता प्राप्त होती है, सहायता मिलती है। मतलब सिंपल और समझिए अच्छे से कि जो ये शक्ति संतुलन का सिद्धांत है, इस सिद्धांत के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो राजनीतिक जितनी भी घटनाएं हो रही है उन घटनाओं की जानकारी मिलती है, और साथ ही साथ में विभिन्न देशों के राजनीतिज्ञों की के माध्यम से बनाई जाने वाली विदेश नीति कहें या फिर उनकी स्वयं की नीतियां कहें, उन नीतियों के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। किससे? शक्ति संतुलन व्यवस्था से, सिद्धांत से। आई होप क्लियर इतना, ठीक है ना। तो आधुनिक युग में दोस्तों अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए एक बहुमूल्य साधन के रूप में शक्ति संतुलन को अत्यधिक प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है। तो अगर आधुनिक विश्व को देखे, आधुनिक समय को अगर देखे दोस्तों, तो यहां सबसे ज्यादा आवश्यकता थी शक्ति संतुलन सिद्धांत की। क्यों? क्योंकि यहां पर पूरे विश्व में जब तक शांति व्यवस्था स्थापित नहीं होगी, जब तक सभी राष्ट्रों को सुरक्षा प्रदान नहीं होगी, तब तक यहां पर किसी भी प्रकार से स्थायित्व का लाना संभव नहीं है। और इसी स्थायित्व को लाने का जो सर्वश्रेष्ठ कार्य किया है वो शक्ति संतुलन व्यवस्था ने ही किया है। हालांकि ये एक अलग तथ्य है कि जो जिस शक्ति संतुलन की चर्चा हम यहां करने वाले हैं वो एक नकारात्मक रूप है कि इस प्रकार से शक्ति संतुलन नहीं होना चाहिए था, होना किसी और प्रकार से चाहिए था, लेकिन है कुछ और। लेकिन कुछ भी हो, शक्ति संतुलन बना हुआ है, यह हमारे लिए पर्याप्त है ना। तो चलिए आगे इसके कुछ रूप को जानने का प्रयास करते हैं कि शक्ति संतुलन जो है, शक्ति संतुलन जो व्यवस्था है दोस्तों, वो किस प्रकार की है और किस प्रकार की होनी चाहिए थी। गुड इवनिंग। सेशन देखते बड़ा आनंद आता है। आप लोगों की क्वांटिटी देखते ना तो बड़ा आनंद आता है। चलिए छोड़िए। तो दोस्तों देखिए शक्ति संतुलन, अब आप इतना समझ चुके हैं कि विभिन्न राष्ट्रों के बीच में शक्तियों में संतुलन अगर बना रहेगा तो विश्व में शांति बनी रहेगी, सुरक्षा बनी रहेगी, है ना। जैसे ही ये संतुलन बिगड़ेगा तो क्या होगा दोस्तों? युद्ध होना प्रारंभ हो जाएगा। संतुलन बिगड़ा तो संतुलन बिगड़ने का मतलब क्या हुआ कि जो गरीब राष्ट्र है उसको शक्तिशाली राष्ट्र दबाने का प्रयास करेगा। क्लियर है ना। तो आज भी विश्व में बहुत सारे राष्ट्र गरीब है और कई सारे राष्ट्र शक्तिशाली बन चुके हैं और बन रहे हैं, बनने की उस वे में है। तो अगर अभी भी दोस्तों का शक्ति संतुलन वाला सिद्धांत अपना कार्य करना बंद कर दे तो क्या होगा? जो शक्तिशाली राष्ट्र है वो गरीब राष्ट्रों को हड़प लेंगे, ठीक है ना। तो ये सारी व्यवस्था आज विश्व में शांति व्यवस्था स्थापित करने का जो प्रमुख कार्य कर रहा है वो शक्ति संतुलन सिद्धांत ही कर रहा है। अब एक बात यह समझिए
कि दोस्तों जहां से हम शक्ति संतुलन की बात करते हैं, शक्ति संतुलन की बात करते हैं, तो वो किस प्रकार से होना चाहिए। अगर हम अपने स्तर पर सोचे, अगर हम स्वयं अगर अपनी कोई राय दे, तो एक मस्तिष्क में एक ही बात आती है कि शक्ति संतुलन कैसे होना चाहिए कि जो राष्ट्र बहुत ज्यादा डेवलप हो चुके हैं, जो शक्तिशाली राष्ट्र है, वो गरीब राष्ट्रों की मदद करे और उनको उठा करके अपने लेवल पर लेके आए। एक तो ये हो गया। इसके अलावा एक हो जाता है शस्त्रीकरण पर पूरी तरह से रोक लगा देना चाहिए, है ना। जिस राष्ट्र के पास में शस्त्रीकरण, शस्त्र, अस्त्र शस्त्र बहुत ज्यादा है, वो अपनी संख्या कम करे। मतलब ये कि पूरे विश्व में एक समान अस्त्र शस्त्र होने चाहिए सभी राष्ट्रों के पास में। इस पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए, है ना। अगर इस प्रकार से शक्ति संतुलन किया जाता है तो ये एक परमानेंट हो जाएगा और सकारात्मक रूप रहेगा इसका। लेकिन चूंकि दोस्तों ऐसा संभव नहीं है। संभव क्यों नहीं है? क्योंकि जो शक्तिशाली राष्ट्र है वो ऐसा होने नहीं देंगे। जो शक्तिशाली राष्ट्र है वो ऐसा होने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि राष्ट्र जो शक्तिशाली है, कोई जो भी राष्ट्र, जैसे अमेरिका की बात करें, रूस की बात करें, चीन की बात करें, जितने भी राष्ट्र शक्तिशाली है, तो उनके पीछे उनका मेन एम क्या है? अपना दबदबा पूरे विश्व पर बनाए रखना। और वो अपना दबदबा कब बना के रख पाएंगे? जब उनके पास में अस्त्र शस्त्र और मतलब सैनिक शक्ति और आर्थिक शक्ति, जब वो दोनों में प्रबल होंगे, है ना, सक्षम होंगे, तभी वो अन्य देशों पर अपना प्रभाव जमा पाएंगे। तो इसके लिए दोस्तों निशस्त्रीकरण जैसा काम तो ये कभी करने नहीं देंगे, ठीक है। तो लेकिन शक्ति संतुलन स्थापित करना बहुत आवश्यक था। तो शक्ति संतुलन अभी काम कर रहा है, लेकिन एक अपने नकारात्मक वे में काम कर रहा है। नकारात्मक वे मतलब ये हुआ कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में दोस्तों शक्ति संतुलन किस प्रकार से कार्य कर रहा है कि सभी राष्ट्र आज हथियार बनाने की होड़ में जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं, या कहें कि हर कोई राष्ट्र आज शक्तिशाली बनना चाहता है। हर कोई राष्ट्र, है ना। तो सभी राष्ट्र शक्तिशाली बनने का प्रयास कर रहे हैं, सभी, हर एक क्षेत्र में, आर्थिक रूप से भी और सैनिक रूप से भी, हथियारों के रूप से भी। तो जब ये हर एक राष्ट्र इस दौड़ में शामिल है, तो इसका मतलब यह हुआ कि सभी राष्ट्र शक्तिशाली बन रहे हैं और बनते जा रहे हैं। तो इसलिए भी शक्तियों का संतुलन बना हुआ है। अगर कहीं ऐसा होता कि एशिया के देश शक्तिशाली बनने के राह पर है और यूरोप वाले जो है पूरे गरीब है, तो फिर क्या होता दोस्तों? तो एशिया यूरोप पर हमला बोल देता, मतलब शक्ति संतुलन गड़बड़ा जाता। लेकिन आज पूरे विश्व के सभी देश अपने आप को शक्तिशाली साबित करने पे तुले हुए हैं। इस कारण से शक्ति संतुलन यहाँ पर बना हुआ है और कई प्रकार से कई साधन है जिससे शक्ति संतुलन स्थापित किया जा रहा है वर्तमान समय में। तो वो सारे साधन हम इसी सेशन में पढ़ने वाले, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, काफी हो गई चर्चा। एक बेसिक से मैंने आपको बातें बताई है जिससे ये सेशन आपको टफ ना लगे और इजीली ये सेशन आपका कंप्लीट हो जाए। चलिए अब बात करेंगे दोस्तों पॉइंट टू पॉइंट, जो हमारे लिए डेटा की आवश्यकता है, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब उस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो आपने व्याख्या तो देख ली दोस्तों, व्याख्या में आपने देख ही लिया कि शक्ति संतुलन किस प्रकार से आवश्यक है, क्या महत्व रखता है, उसके विभिन्न नाम भी आपने देखे, है ना। अब बात करते हैं शक्ति संतुलन के अर्थ की। तो अर्थ के अंतर्गत दोस्तों, अर्थ क्या है, बस इतना याद रखिएगा कि जो शक्ति संतुलन है, शक्ति संतुलन भाई वही व्यवस्था है जिसके द्वारा अंतरराष्ट्रीय राजनीति में विभिन्न देशों पर नियंत्रण रखा जा रहा हो या फिर विभिन्न देशों के मध्य में शक्ति संतुलित की जा रही हो। अब जिस व्यवस्था के द्वारा ये शक्ति संतुलित करने का कार्य किया जा रहा है ना, वही व्यवस्था, उसी व्यवस्था का नाम या शक्ति संतुलन व्यवस्था है या शक्ति संतुलन सिद्धांत है, ठीक है ना। अंतरराष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बिंदु क्या है दोस्तों? शक्ति है। सिंपल सी बात है, आज पूरे विश्व की जो राजनीति चल रही है ना, वो किस पर आधारित है? शक्ति पर आधारित है, ठीक है। तो प्रत्येक राष्ट्र अपनी अपनी शक्ति और अपने अपने प्रभाव को बढ़ाने का प्रयास करता है और ऐसा होने से समस्त अर्थात पूरी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में राष्ट्रों के बीच में एक प्रकार का संतुलन बन जाता है। समझिए, यहां पर सभी राष्ट्र अपने आप को, अपना प्रभाव और अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है, जब सभी राष्ट्र उसी एक ही दौड़ में शामिल है तो एक प्रकार का संतुलन बन गया, इसमें एक प्रकार का संतुलन स्थापित हो चुका है ना। तो विभिन्न राष्ट्र, और इसके अलावा दोस्तों, इसके अलावा क्या होता है कि कुछ देश, कुछ राष्ट्र मिलकर के या गुट बना लेते हैं या किसी अन्य गुट में शामिल हो जाते हैं।
अब गुट में शामिल होने के बाद करते क्या है कि जो अपना विरोधी राष्ट्र होता है उसे अधिक शक्तिशाली होने से रोक देते हैं वहीं पे, या अपने जो अपने विरोधी जो राष्ट्रों के समूह हैं उनको भी अधिक शक्तिशाली होने से वहीं रोक देते हैं। तो इससे क्या होता है दोस्तों कि एक दूसरे का दबाव पड़ने से, एक दूसरे पे आपस में हस्तक्षेप करते रहने से, एक दूसरे को दबाने के कारण कोई राष्ट्र अत्यधिक शक्तिशाली नहीं हो पाता है ना। तो गुट में शामिल होने का बड़ा रीजन क्या होता है? कोई राष्ट्र जब किसी अन्य गुट में शामिल होता है तो वो इसीलिए होता है ताकि वो अपने विरोधी राष्ट्र का सामना कर सके, है ना, विरोधी राष्ट्र का सामना कर सके, या कोई राष्ट्र उसके सामने टिक ना सके। और ऐसा काम कौन करेगा? जो निर्बल राष्ट्र होगा, जो शक्तिहीन राष्ट्र होगा, या अपने शत्रु राष्ट्र से कमजोर होगा, वो किसी गुट में शामिल हो जाएगा। गुट में शामिल होकर के और अपने शत्रु राष्ट्र पर जो है उस पर विभिन्न प्रकार से हस्तक्षेप करेगा या उसके शक्तिशाली होने से उसको रोकने का प्रयास करेगा। इस तरह भी क्या होता है दोस्तों, एक प्रकार का संतुलन बना रहता है। क्यों बना रहता है? कि यहां पर भी कोई राष्ट्र या कोई राष्ट्रों का समूह जो है इतना शक्तिशाली नहीं हो पाता जिससे वो किसी अन्य राष्ट्र पर हमला करके या किसी भी प्रकार से उसको प्रभावित कर सके, उस पर अपना दबाव स्थापित कर सके, इतना नहीं हो पाता कोई शक्तिशाली, ठीक है ना। तो इस प्रकार से भी एक संतुलन की व्यवस्था पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बनी रहती है। और जो व्यवस्था या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो संतुलन की व्यवस्था बनती है ना, इसी को हम शक्ति संतुलन सिद्धांत कहते हैं। इसी को शक्ति संतुलन सिद्धांत कहते हैं। क्लियर है? दोस्तों यहां तक कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो बताइए मुझे। यहां तक का पूरा क्लियर है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कौन महाशय गुड मॉर्निंग लिख रहे हैं ये? चलिए दोस्तों क्लासेस सभी टाइम पे होती है ना, याद रखिएगा। थोड़ी सी लेट चल रही है अभी, आधे घंटा 1 घंटा कभी कभी लेट हो रही क्लासेस, लेकिन आप एक एग्जैक्ट टाइम तो नहीं चल पा रहा क्लास का, लेकिन एक अप्रोक्स टाइम याद रखिएगा। 3 बजे के आसपास आपकी फर्स्ट ईयर की क्लासेस हो रही है, और इवनिंग में 6 बजे सेकेंड ईयर की, और नाइट में 9 के आसपास जो क्लासेस होती है दोस्तों वो थर्ड ईयर की हो रही है। बस इतना आप लोग याद रखिएगा। उसके आसपास आपको नोटिफिकेशन मिल ही जाता है टेलीग्राम पर, है ना, लिंक आपको मिल ही जाती है जहां से आप इजीली जो है क्लास को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है ना? ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? अर्थ में कोई प्रॉब्लम है? नहीं। चलिए, तो इस प्रकार शक्ति संतुलन, शक्ति विभाजन की एक क्या है दोस्तों, एक व्यवस्था है जिसमें किसी एक राष्ट्र को अधिक शक्तिशाली होकर अन्य राष्ट्रों पर हावी नहीं होने दिया जाता। यह सिद्धांत ही अंतरराष्ट्रीय राजनीति में क्या है दोस्तों, शक्ति संतुलन के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। जो मैंने आपको व्यवहारिक रूप से समझाने का प्रयास किया है उस वही कई शब्दों में लिखा हुआ है। आई होप पूरा क्लियर होगा, ठीक है ना। चलिए, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए दोस्तों, एकदम स्मूथ चलना चाहिए पूरा सेशन। चलिए, कुछ परिभाषाओं को दोस्तों, 2 परिभाषाओं को हम देखेंगे, स्लीचर और सिडनी के अनुसार। दोस्तों नाम नाम याद रखने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है ना, बट ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ा सा याद रखने का प्रयास करें, बार बार बोलेंगे तो नाम इजी हो जाएंगे, याद भी रखा जाएंगे। स्लीचर ने बोला है यहां पर कि शक्ति संतुलन व्यक्तियों और समुदायों की सापेक्ष शक्ति की ओर संकेत करता है। किसकी ओर? सापेक्ष शक्ति की ओर। किसी भी व्यक्ति या समुदाय या राष्ट्र, इनकी सापेक्ष शक्ति की ओर संकेत करता है। कौन? शक्ति संतुलन। सापेक्ष शक्ति क्या होती है दोस्तों? जो किसी और से रिलेटेड हो, जो किसी और पर निर्भर हो, जिसकी किसी के साथ तुलना की जा सके कि यार हाँ, इसके पास जितनी शक्ति है ना उतनी शक्ति किसी और के पास भी है, या उससे कम ज्यादा है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे है, तो उसी शक्ति को हम सापेक्ष शक्ति बोलते हैं। क्लियर है ना? सापेक्ष। और एक नाम होता है निरपेक्ष। निरपेक्ष कौन सी होती है? जिसकी किसी के साथ तुलना नहीं की जा सके, है ना, जिसके मतलब उसके समान कोई और ना हो, वो निरपेक्ष होता है। याद रखिएगा। सिडनी ने कहा है शक्ति संतुलन की व्यवस्था राष्ट्रों के परिवार के सदस्यों के बीच शक्ति की एक ऐसी न्यायपूर्ण साम्यावस्था है जो किसी एक राष्ट्र को इतना अधिक शक्तिशाली बनने से रोकती है कि वो अपनी इच्छा को दूसरे राष्ट्रों पर थोप सके। क्लियर है? तो कोई भी राष्ट्र इतना शक्तिशाली ना बन जाए कि वो अपनी इच्छा को किसी और राष्ट्र पर थोपे, उस राष्ट्र को इतना शक्तिशाली बनने से रोकने की व्यवस्था को ही हम यहां पर शक्ति संतुलन के नाम से जानते हैं। ये मतलब हुआ सिडनी की इसका परिभाषा का। आई होप
परिभाषा भी क्लियर होगी। अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों हमारे महत्वपूर्ण पॉइंट की ओर, शक्ति संतुलन की विशेषता। चलिए 5 विशेषताओं को मात्र देखेंगे, 5-6 विशेषता देख लेते जरा फटाफट, शॉर्ट सी है दोस्तों, कुछ भी नहीं है, 5 विशेषता मात्र है। विशेषताओं में मतलब इसकी कुछ अलग बातें जो किसी और के साथ ना हो, है ना। इस सिद्धांत की कुछ विशेष बातें क्या है, एक तो ये है कि इसमें जो जिस हम संतुलन की बात कर रहे हैं ना, संतुलन की जिसकी बात कर रहे हैं, शक्ति संतुलन की, ये स्थायी नहीं होता। पहली कंडीशन तो ये कि स्थायी नहीं होता, इसकी विशेषता ही है ये, है ना। एक मिनट सर, ये किसकी क्लास है? यार चलिए दोस्तों, एक मिनट इसको पढ़िए, एक रिप्लाई कर देता हूं जब तक। ठीक है, तो पहला था दोस्तों, शक्ति संतुलन स्थायी नहीं होता। पहले इस विशेषता इसकी ये हो जाती है कि जो विश्व के राष्ट्रों के बीच में जो शक्ति संतुलन हम स्थापित करते हैं वो स्थायी नहीं होता है, वो परिवर्तित हो जाएगा, होता रहता है, या कहे कि वो एक्चुअल में वो परिवर्तित ही होता है, वो गतिशील होता है, यानी परिवर्तनीय होता है, क्योंकि सभी राष्ट्र अपनी शक्तियों की स्थापना में लगे हुए, अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयास, अपने शक्ति के बढ़ाने के प्रयास में लगे हुए हैं। तो अब कभी वो देश शक्तिहीन था, हो सकता कुछ वर्षों बाद वो शक्तिशाली बन जाए। तो इस प्रकार से जो शक्ति संतुलन विश्व स्तर पर बनता है वो हमेशा स्थायी नहीं होता, पहली विशेषता। दूसरी है कि प्रयास का परिणाम, शक्ति संतुलन अपने आप स्थापित नहीं होता, इसके लिए प्रयास करने पड़ते हैं, कोशिश करनी पड़ती है ना, इसलिए कहा गया कि ये स्वचालित नहीं है। तीसरा है युद्ध मापदंड, मतलब ये युद्ध मापदंड, इसका मतलब ये हुआ कि अगर शक्ति संतुलन छितर बितर हुआ, मतलब कि गड़बड़ हुई शक्ति संतुलन में, तो अंतिम रूप से इसके परिणाम किस रूप में सामने आएगा दोस्तों? युद्ध के रूप में, है ना। युद्ध के रूप में इसका परिणाम सामने आएगा अगर शक्ति संतुलन में गड़बड़ हुई तो, या विच्छिन्न हुआ तो। क्लियर। अगला है शक्ति माफ करना, गतिशीलता। जी हाँ, गतिशील है, ये परिवर्तित है, परिवर्तित होता रहता है, गतिशील है ना। वो सभी शासनों में अनुपयुक्त, सभी शासन व्यवस्थाओं में अनुपयुक्त, मतलब लोकतंत्र शासन व्यवस्थाओं में भी इसका कोई प्रयोग नहीं है, मतलब ये उसके लिए भी उपयुक्त नहीं है। लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के लिए भी शक्ति संतुलन उपयुक्त नहीं है। और जो एक दोस्तों एक तानाशाही शासन व्यवस्था होती है, राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, उसके लिए भी ये उपयुक्त नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो शक्ति संतुलन व्यवस्था है, शक्ति संतुलन, ये किसी भी शासन व्यवस्था के लिए उपयुक्त नहीं है, मतलब कोई इसका इस प्रकार से इस्तेमाल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हर कोई विश्व स्तर पर अपने आप को शक्तिशाली बनाने पर तुला हुआ है, अपने प्रभाव बढ़ाने पर लगा हुआ है। आई होप पांचों विशेषताओं का मतलब समझ आ गया होगा दोस्तों। देखिए यहां मेरा कार्य आप लोगों को कंटेंट रटवाना नहीं है, कंटेंट समझाना है ना। रटवाने का काम ये मेरा नहीं है दोस्तों, मैं रटवाता नहीं हूं किसी भी सेशन को, चाहे सब्जेक्ट कोई सा भी हो और उसका टॉपिक कोई सा भी हो। मेरा पूरा फोकस होता है कि आप उस टॉपिक को समझे, आप उस टॉपिक को समझे, है ना। टॉपिक को समझना आपका मेरा एक जो जिम्मेदारी बनती है वो और मेरा फोकस भी होता है दोस्तों। मेरा उद्देश्य भी क्लास का यही है कि मैं आपको टॉपिक समझाऊं, रटवाऊं नहीं। और ये डेटा भी मैं आपको इसलिए प्रोवाइड करता हूं ताकि आप शांति से पहले लेक्चर को देखें, उसे समझें, है ना। और बाद में पढ़ने के लिए आपके पास में डेटा में आप पीडीएफ के रूप में आपको प्रोवाइड कर ही दे रहा हूं। क्लियर है। चलिए तो दोस्तों अभी तक हमने 3 बिंदुओं पर चर्चा की है। सबसे पहले व्याख्या देखा शक्ति संतुलन की, व्याख्या के बाद में हमने शक्ति संतुलन के अर्थ को समझने का प्रयास किया है, जहां पर भी हमने व्यवहारिक रूप से समझने का प्रयास किया। इसके बाद शक्ति संतुलन की विशेषताओं पर भी हमने चर्चा की है, जो कि एक शॉर्ट फॉर्म में है ना। यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होना चाहिए, यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद दोस्तों हमारा जो आज का टॉपिक, इस टॉपिक की सबसे इंपॉर्टेंट कथन, सबसे इंपॉर्टेंट कथन जो है वो है दोस्तों हमारे शक्ति संतुलन स्थापित करने के विभिन्न साधन, शक्ति संतुलन स्थापित करने के विभिन्न साधन। ठीक है ना। तो इसको स्टार्ट करें उससे पहले क्लासेस को एक बार थोड़ा सा चेक कर ले, कहीं पर कोई समस्या या कोई प्रॉब्लम। चलिए अभी तक कैमरा वगैरह सब ओके है दोस्तों, साउंड वगैरह, हाँ साउंड भी क्लियर चल रहा है, चलिए ठीक है, ओके
ठीक है फ्रेंड्स, मैं एक बात इसमें बोलना चाहता हूं कि सेशन में ज्यादा सेशन लंबा हो उससे बेहतर है कि इसको 2 पार्ट में हम लेकर आ जाएं, 2 पार्ट में से डिस्कस कर लेंगे। तो उसमें क्या होगा कि सेशन अनावश्यक रूप से ज्यादा लंबा भी नहीं होगा, छोटा सेशन ही रहेगा। और 2 पार्ट में इस टॉपिक को हम, क्योंकि टॉपिक काफी लेंदी है, 6 से 7 हमें पॉइंट डिस्कस करने इसके अंदर, और अभी तक सिर्फ 3 पॉइंट ही डिस्कस हम कर पाए हैं, लगभग आधा घंटा होने वाला है। तो इसलिए कुछ अभी हम इसके कुछ साधनों पर डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में इसके 2 पार्ट कर देंगे, एक सेकेंड पार्ट इसके जस्ट बाद में आपके लिए जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे चर्चा करते हैं हम शक्ति संतुलन स्थापित करने के साधनों पर, है ना। अब इसको अन्य नामों से भी जाना जाता है। अब आप तो क्या है कि शब्दावलियां आपको पता ना होने के कारण जरा से बाद में कंफ्यूज हो जाते हो। अगर आपकी बुक में लिखा होगा कि शक्ति संतुलन स्थापित करने की पद्धतियां, और मैंने यहां कह दिया कि शक्ति संतुलन स्थापित करने के साधन, तो बोलेंगे सर हमारे बुक में तो पद्धतियां हैं, साधन तो है ही नहीं, है ना, यही होने वाला है। और कहीं किसी में उसमें विधियां लिखा होगा तो आप लोग इतना भी दिमाग नहीं लगाओगे, है ना, कि शक्ति संतुलन करने की जब हम साधनों की बात कर रहे हैं तो वही साधन है, वही विधियां है या वही पद्धतियां है। कंफ्यूज मत होइए, सब कुछ वही है, ठीक है ना। चलिए तो अब हम उन साधनों पर डिस्कस करेंगे जो शक्ति संतुलन स्थापित करने में मदद करते हैं या सहायता करते हैं, या जिनकी सहायता से विश्व स्तर पर शक्ति संतुलन स्थापित किया जाता है। ऐसे कुछ साधनों को देखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, 1 बाय 1 करके। दोस्तों पूरे सेशन का, आज के पूरे सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा यही है, याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा यही है। इसलिए पूरे ध्यान पूर्वक सेशन को देखना, इस पूरे पार्ट को बहुत अच्छे से देखना। चलिए शुरुआत करते हैं। एक डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है दोस्तों, पहले इसको पढ़ लीजिए। यहां लिखा हुआ है कि विश्व में शांति की स्थापना हेतु युद्धों को रोकने, शक्ति के दुरुपयोग को रोकने तथा प्रत्येक देश की प्रभुसत्ता व निर्णय लेने की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए शक्ति संतुलन के प्रयास करना आवश्यक है। क्या कहा गया है, एक शब्द में समझिए इसको, एक लाइन में समझिए इसको। पूरे विश्व स्तर पर युद्धों को रोकने के लिए, अगर युद्ध रुक जाएंगे तो सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। युद्ध को रोकने के लिए ही दोस्तों शक्ति संतुलन की व्यवस्था की गई है, किस अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है ना। तो इस शक्ति संतुलन में ही राष्ट्रीय हित भी निहित होता है। तो अब हमें यह जानना है कि जिस शक्ति संतुलन की हम इतने पिछले आधे घंटे से बार बार चर्चा कर रहे हैं, तो वो शक्ति संतुलन आखिर में किस प्रकार से स्थापित होता है, ऐसी कौन सी विधियां हैं, ऐसी कौन सी पद्धतियां हैं जिनके माध्यम से शक्ति संतुलन स्थापित होता है। तो आइए उन पर बात करते हैं। सबसे पहला साधन है दोस्तों क्षतिपूर्ति। क्या है, क्षतिपूर्ति। अब बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जिनको क्षतिपूर्ति के बारे में अच्छे से पता है, जिन्होंने कभी भविष्य में 1-2 बार भी कभी इतिहास को पढ़ा नहीं होगा, कभी देखा भी होगा या सुना भी होगा ना, तो शायद क्षतिपूर्ति शब्द से परिचित होंगे। लगभग आप सभी होंगे, मैं ये मानकर चलता हूं, क्योंकि आपने 10th में तो एटलीस्ट पढ़ा ही होगा इतिहास, है ना। तो क्षतिपूर्ति शब्द तो आपको जो है 6th क्लास से ही जो आपको पढ़ाना चालू कर दिया जाता है इतिहास वाले सेशन में, है ना। तो क्षतिपूर्ति का मतलब होता है दोस्तों, युद्ध के बाद में युद्ध 2 पक्षों में होता है, तो वहां पर एक पक्ष जीत जाता है और एक पक्ष हारता है, यही होता है युद्ध में, है ना। तो जीतने वाला जो पक्ष होता है वो हारने वाले पक्ष से जब संधि होती है दोनों के बीच में, तो हारने वाले पक्ष से वो अपना जो नुकसान हुआ है ना वो प्राप्त करता, वो लेता है। फिर से समझा रहा हूं मैं, क्षतिपूर्ति का मतलब होता है कि जब 2 पक्षों के बीच में युद्ध होता है तो उसमें एक पक्ष हारता है और एक पक्ष जीतता है। तो जो पक्ष जीत जाता है वो हारने वाले से अपना नुकसान की भरपाई करवाता है कि इस युद्ध में जितना मेरा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करना होगी, ठीक है ना। इसी को क्षतिपूर्ति बोलते हैं। क्लियर है। तो इसको यहां पर क्या कहा गया दोस्तों, क्षतिपूर्ति। इसको क्षतिपूर्ति जब विभिन्न राष्ट्रों के बीच में इस प्रकार की क्षतिपूर्ति की व्यवस्था की जाती है तो यहां पर यह सिद्धांत लागू किया गया है कि जिस राष्ट्र का से जितना लिया है उतना ही उसे दिया जाए। क्षतिपूर्ति में जितना उससे प्राप्त हुआ है उतना ही उसको दिया जाए, मतलब वास्तविक रूप से जितना उसका नुकसान हुआ है उतना ही उसको दिया जाए। इस प्रकार से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह तुल्य भारिता बनी रहेगी, यह तुल्य भारिता बनी रहेगी। और इसी तुल्य भारिता को यहां पर संतुलन का रूप दिया गया है, संतुलन कहा गया है। तो क्षतिपूर्ति के माध्यम से भी
विभिन्न विश्व के विभिन्न देश इस क्षतिपूर्ति के माध्यम से भी एक दूसरे में शक्ति संतुलन स्थापित करने का प्रयास करते हैं। डेटा भी इसमें लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, पढ़ेंगे तो भी आपको ये इसी प्रकार जो मैंने समझाया है वही इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि क्षतिपूर्ति से अभिप्राय यह है कि एक राज्य को उतना दो जितना लिया गया है ताकि अंतरराष्ट्रीय तुल्यभारिता बनी रहे। युद्धों के बाद शांति संधियों में दोस्तों जब युद्ध होता तो युद्ध के बाद में जो संधियां होती है उनमें इसी प्रकार का बंटवारा किया जाता है ना, इसी प्रकार का बंटवारा होता है। और बंटवारे में भूभाग, जब कभी जमीन का भूभाग का बंटवारा होता है तो वहां सिर्फ उसके क्षेत्रफल का ही नहीं बल्कि उस क्षेत्रफल की उर्वरता का भी बंटवारा होता है, उस क्षेत्र की औद्योगिक क्षमता का भी बंटवारा होता है, साथ ही साथ में जितने भी औद्योगिक क्षमता या उसके जो साधन है उन साधनों की मात्रा का भी बंटवारा होता है। और इसी प्रकार से यहां शक्ति संतुलन स्थापित करने का प्रयास इस क्षतिपूर्ति के माध्यम से किया जाता है। याद रखिएगा, छोटा सा कंसेप्ट था हस्तक्षेप दोस्तों। तो हस्तक्षेप के माध्यम से भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्षतिपूर्ति माफ करना शक्ति संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हस्तक्षेप के माध्यम से भी कैसे किया जाता है, देखिए शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए हस्तक्षेप का इस्तेमाल किया जाता है। युद्ध भी लड़े जाते हैं और हस्तक्षेप का अर्थ है एक विदेश नीति के उन पहलुओं व कार्यों से लगाया जाता है जिन्हें दूसरा देश अपने कार्य मानता है या दूसरे देश जो है अपने कार्यों का उसका मामला लेता है। महाशक्तियों के द्वारा इस प्रकार के विश्व मंच पर समय समय पर ऐसा देखा गया है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब सिंपल शब्दों में इसको ऐसा समझिए कि हस्तक्षेप का मतलब दोस्तों क्या होता है, जब कोई राष्ट्र कोई ऐसा ऐलान कर दे या कोई ऐसा कार्य करे जिसके हित किसी अन्य राष्ट्र से जुड़े हुए हो, तो जिस राष्ट्र से उसके हित जुड़े होते हैं उस कार्य विशेष के, तो वो राष्ट्र इसके कार्य में हस्तक्षेप करेगा। और कहां पर करेगा, अंतरराष्ट्रीय मंच पर करेगा कि इसके अधिकार इस राष्ट्र को नहीं है। किस आधार पर करेगा, वो कहेगा कि इसके अधिकार इस राष्ट्र के पास नहीं है बल्कि इसके अधिकार सिर्फ मेरे पास है ना, इसलिए ये राष्ट्र ये कार्य नहीं कर सकता। तो विभिन्न प्रकार के हस्तक्षेप जो है किए जाते हैं जिससे कि कोई राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र के अधिकार न छीन सके, किसी अन्य राष्ट्र के अधिकारों पर कब्जा न जमा सके। आया समझ, है ना। तो एक देश दोस्तों शस्त्रीकरण के मामले मतलब बहुत सारे शस्त्र बनाकर या औद्योगिक अपनी क्षमता को डेवलप करके या फिर उत्पादन बढ़ा करके और इतना शक्तिशाली बन सकता है कि वो अपनी शांति प्रियता की नीति को छोड़ करके और युद्ध क्षेत्र में उतर सकता है ना, जैसा कि आज चीन कर रहा है या करने का प्रयास कर रहा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार की अगर कोई देश हरकत करेगा तो उसका प्रभाव किस पर पड़ेगा दोस्तों, पूरी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था पर पड़ेगा, है ना। एक राष्ट्र करेगा उसकी प्रेरणा से दूसरा राष्ट्र भी करना चालू कर देगा। तो ऐसी स्थिति में अन्य राज्य या तो मूर्ख दर्शक की तरह चुपचाप देखते रहे, मूर्ख नहीं बोला मैंने, मूक दर्शक बोला, मतलब मुंह बंद रख के बस चुपचाप देखते रहना, है ना। या तो मूक दर्शक बन के देखते रहे या फिर प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करे, उस राष्ट्र को इस प्रकार के कार्य करने से रोके जिससे वो अन्य देशों के अधिकारों को छीनने का प्रयास कर रहा हो। आई होप समझ चुके होंगे, है ना। हस्तक्षेप का मतलब आपको अब क्लियर होगा। क्लियर, चलते अब इससे आगे बढ़ते दोस्तों। अब बात करेंगे हम संधियों की। तो संधियों के माध्यम से भी इस प्रकार के कार्य किए जाते हैं, ठीक है ना दोस्तों। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ क्लासेस में प्रॉब्लम आ सकती है। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा क्लासेस को चेक करना पड़ेगा फिर से, माफ कीजिएगा दोस्तों। लास्ट स्टेज पर ही क्लास चल रही है इसलिए क्लासेस को अभी यहीं होल्ड करना पड़ेगा, यहीं रोकना पड़ेगा। मतलब ये कि फिर से इसको सेकंड पार्ट लाना ही पड़ेगा। मतलब इसका सेकंड पार्ट संधि वाले पॉइंट से ही हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम है और मुझे लग रहा है कि अब लाइट जो है प्रॉब्लम देने वाली है ना। तो क्लासेस को मजबूरी में बंद करें, उससे अच्छा है कि हम अपनी व्यवस्था के अनुसार ही क्लासेस को बंद कर दें, ठीक है ना। तो इसका सेकेंड पार्ट दोस्तों अब क्लास के समय अनुसार आपको प्राप्त होता रहेगा। इसका सेकेंड पार्ट में बाकी का सेशन हम डिस्कस करेंगे। कोई आपत्ति तो नहीं है ना, मुझे कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। क्लासेस को यहीं रोक रहे हैं, इसके सेकंड पार्ट में हम इस थर्ड पॉइंट से ही स्टार्ट करेंगे संधियों से, ठीक है ना। तो इसके बाद जितना कंसेप्ट हमारा बचा है सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू दोस्तों।